नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं? आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। और ब्लड क्लॉटिंग को और क्या कहते हैं? देयर इज द प्रोसेस आल्सो कॉल्ड टू बी कैस्केडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ब्लड के अंदर थक्का जमना, किसी भी जगह से कट जाना, या अंदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि जो भी प्रक्रिया होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होती है। तो पहले जो 13 फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बाकी के 4 प्रोसेस के द्वारा 4 प्रोसेस मेनली काम करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर। तो पहले हम 13 फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 13 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजन आपका, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके हो गए 13 फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग के। अब बात कर लेते हैं ब्लीडिंग टाइम कितनी होती है आपकी। ब्लीडिंग टाइम आपकी हो जाएगी 6 से 13 मिनट, और आपकी क्लॉटिंग टाइम आपका 7 से 14 सेकंड। तो आपका नॉर्मली दोनों पे निकाल के क्लॉटिंग पीरियड लगा लेते हैं। आपका कितना हो जाएगा टोटल? 3 से 7 मिनट। 3 से 7 मिनट के अंदर आपका क्लॉट जम जाएगा, थक्का बन जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्लॉट नहीं बन रहा है, थक्का नहीं बन रहा, तो वो एक डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिसऑर्डर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया था, जिसके ब्लड का क्लॉट नहीं जम रहा था, रेगुलर ब्लड फ्लो हो रहा था। ये अनुवांशिक भी है। इसके बाद उनके वंश में बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये बीमारी पाई गई थी, इसलिए इसको अनुवांशिक रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? ये जो आपका हेपेरिन जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और हेपेरिन क्या काम करता है? ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। आपके क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? मेन क्लॉटिंग फैक्टर आपके फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। ये तो क्लॉटिंग है, ये तो क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, और ये नॉन क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। जबकि दोनों बनते लीवर के अंदर ही। अगर कोई पूछा जाए कि हेपेरिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तीनों कहाँ बनते हैं, तो तीनों के तीनों बनते लीवर के अंदर ही है। पर फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन काम करता है क्लॉटिंग का, और आपका हेपेरिन काम करता है एंटी क्लॉटिंग का, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो हीमोफीलिया जो डिजीज होती है उसके अंदर हेपेरिन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई आईसीयू का पेशेंट होता है, उसकी एबीजी की जांच की जाती है, तो उसमें थोड़ा सा हेपेरिन सैंपल लेते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाए, तब उसकी टेस्टिंग होती है। ये आपकी बात हो गई क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो आपके प्रोसेस के बारे में पता कर लेते हैं कि 4 प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे ब्लड क्लॉट होगा। एक बार साफ कर लेते हैं इसको।
अब इसकी 4 प्रोसेस जो कि क्लॉटिंग का जो काम करती हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपको बता ही दिया, टाइम पीरियड 4 से 7 मिनट। इस 4 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो जो प्रोसेस होगी उसके बारे में पता कर लेते हैं कि पहली प्रोसेस क्या होगी। पहली प्रोसेस ये होगी कि थ्रोम्बोसाइट जो आपकी है, थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट जो आपके हैं, जहां भी जैसे यहाँ कट लग गया, कट लग जाने के बाद जो ब्लड फ्लो होगा उसमें सबसे पहले प्लेटलेट आपकी हवा से एयर के कंडीशन उसमें आएंगी, एयर के हवा के संपर्क में आएंगी और हवा के संपर्क में आने के बाद आपको बना देंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये आपकी पहली प्रोसेस हो गई। आपकी प्लेटलेट हवा के संपर्क में आएंगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देंगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन अब किससे क्रिया करेगा? प्लास्टिन अब आपका क्रिया करेगा कैल्शियम से, और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों रिएक्शन करेंगे आपके प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन। ये आपकी दूसरी कंडीशन हुई। पहली के अंदर थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट हैं वो हवा के संपर्क में आएंगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देंगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बना देगी। अब तीसरी प्रोसेस के अंदर आते हैं। आपके थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन वो फिब्रिनोजन से क्रिया करेगी। जो आपको क्लॉटिंग फैक्टर जो फिब्रिनोजन से क्रिया करके आपको क्या बना देगी? फिब्रिन, जो आपकी धागेनुमा संरचना है। 2 या 3 मिनट के बाद आपके हल्के हल्के धागेनुमा संरचना उसके अंदर जहाँ भी कट लगा है उसके अंदर यूं बनने लग जाएगी, जो क्लॉट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब आपका चौथा प्रोसेस जो है, अब ये जो धागेनुमा संरचना जो फिब्रिन है, ये फिब्रिन कार्पल्स से क्रिया करेगी। कार्पल्स पहले बता देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों को मिलकर कार्पल्स कहते हैं। फिब्रिन आपकी कार्पल्स की उपस्थिति में और रक्त का थक्का बना देगी। ये आपकी क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी। 4 प्रोसेस के अंदर, ये 4 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस चलती है पूरी। 1, 2, 3 और 4 ये प्रोसेस के अंदर आपका क्लॉट जम जाएगा इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की उपस्थिति में। अब पाथवे की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 2 तरीके का पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। बात कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर के पाथवे के अंदर काम आएगा आपका फिब्रिनोजन, दूसरा आपका प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा आपका क्रिस्टमस फैक्टर जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं, और चौथा आ जाएगा आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर, और पांचवा आपका आ जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहा जाता है। और एक फैक्टर और काम आता है आपका हैगमैन फैक्टर, बारों फैक्टर। ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर काम आ जाते हैं। दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है उसके अंदर कौन कौन सा फैक्टर काम आता है? फिब्रिनोजन काम आता है आपका, एक आपका प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड फैक्टर काम आता है, और एक आपका आता है लेवाइल फैक्टर। 3 फैक्टर ये हो गए, और क्रिस्टमस फैक्टर और स्टुअर्ट पावर फैक्टर ये आपके काम आ जाते हैं। एक अलग से लेवाइल फैक्टर काम आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, बाकी के 4 तो वही इंट्रिंसिक पाथवे वाले काम आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, और आपका तत्व धातु कौन सा काम आता है? तो आपका कैल्शियम आपका तत्व धातु जो है वो काम आता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर। ये बात हो गई। और जो नॉन क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? हेपेरिन। नॉन क्लॉटिंग फैक्टर हेपेरिन हो गए। ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बात हो गई। और जो मेनली जो कार्पल्स, कौन सी कार्पल्स काम आती है क्लॉट जमाने के अंदर? वो आपकी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। ये आपको बता दिया आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। इतना सही टॉपिक है। थैंक यू।